तो आज तो नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो जैसे लंबा सिलेबस रहेगा तो टाइम लगेगा ना, एक दिन में 40 मिनट में पूरा। अगर बड़ा सिलेबस है तो 40 मिनट नहीं समाप्त हो पाएगा। अब जैसे लाइट है, लाइट तो वो वाला ख़त्म हो गया है जो पढ़ा रहे थे। अब उसका क्वेश्चन बनेगा ना पीडीएफ में, तो उसका कराएंगे। अब 70-80 क्वेश्चन है, अब उसको लिखेंगे तो फिर लिखते ही रहेंगे। आप जान ही रहे हैं, इस पर पीडीएफ बनेगा तो उसका हो पाएगा। तो आज जो हम लोग नया चीज़ पढ़ने वाले हैं, प्रकाश, ठीक है, लाइट। और पीछे की क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे, सभी लोग पढ़े हैं ना, 9th में या 10th में, 11th 12th में, कि प्रकाश क्या है, ठीक है। तो जो पुरानी पहली परिभाषा हम लोग पढ़ते थे कि प्रकाश क्या है, ठीक है। तो प्रकाश, जो पुरानी परिभाषा हम लोग जानते हैं, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है या बढ़ाती है। जागृत करती है या बढ़ाती है, ठीक है। यानी प्रकाश के बिना हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। जैसे ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। उसी तरह प्रकाश के बिना हम देख नहीं सकते हैं। प्रकाश ही वो माध्यम है जिसकी वजह से इस वायुमंडल में या इस पृथ्वी पर या किसी भी स्पेस की भी बात करें, अगर किसी चीज़ को देखना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? प्रकाश, ठीक है। जो इसकी एडवांस परिभाषा है वो ये है कि प्रकाश, जो आपको याद रखनी है, ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। हालांकि ये तो अभी हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी है, या अभी हमें पता है, आपको हम बता रहे हैं, आप भी पढ़े होंगे इसे। बट पुराने टाइम में ऐसा नहीं था। प्रकाश को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद है, आज भी है। फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, लेकिन शुरू में जो प्रकाश था, जिसके संदर्भ में बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना अपना मत दिया था कि प्रकाश क्या है। जैसे सबसे पहला जो नाम आता है न्यूटन साहब का। न्यूटन साहब का नाम सुने हैं ना? तो सबसे पहले न्यूटन साहब ने प्रकाश को लेकर एक थियरी दिया था जिसको कहा जाता है न्यूटन। वो थियरी थी न्यूटन का कणिका सिद्धांत। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कणिका सिद्धांत, कार्पस्क्यूलर थियरी किसने दिया था? तो न्यूटन साहब ने दिया था, ठीक है। तो प्रकाश के संदर्भ में ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रकाश के संदर्भ में कुछ बातें कही थी या बताई थी। जैसे इन्होंने कहा था प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। ये सारी बातें जो है न्यूटन साहब ने बताई थी। जो उनका समय था ना, 1642 के आसपास इनका जन्म हुआ था। तो लगभग आप मान के चले जो कणिका सिद्धांत है वो 1660 ईस्वी के आसपास, एग्जैक्टली डेट नहीं है क्योंकि अपनी किताब में जो उन्होंने लिखा था प्रकाशन बाद में हुआ। जैसे उनके बहुत सारे जो लेख थे ना उस समय प्रकाशित नहीं हुए थे, तो प्रकाशन बाद लगभग हम मान सकते हैं तो 1660 ईस्वी के आसपास इसका प्रकाशन हुआ था कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और
इस थियरी में इन्होंने जो कहा था, जैसे इसमें देखो नाम है ना कणिका, इसमें नाम क्या है कणिका। तो न्यूटन साहब ने कहा था कि जो प्रकाश वो एक कण है, प्रकाश क्या है एक कण है। न्यूटन साहब का कथन है कि प्रकाश एक कण है और उन कणों की जो साइज है बहुत छोटी होती है, जिन्हें हम आँख से नहीं देख सकते, और जो कणिकाएँ होती हैं बहुत ही तीव्र वेग से आगे बढ़ती हैं या चलती है माध्यम में। दूसरा बात इन्होंने जो बताया था कि प्रकाश जैसे अलग अलग माध्यम होता है ना, एक वायु है, ठीक है, द्रव है, ठोस है। अगर 3 माध्यम की बात करें कि प्रकाश सबसे ज़्यादा उसकी जो चाल है प्रकाश की किस में होती है, ठोस में होती है, द्रव में होती है या गैस में। तो ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में अगर बात करें तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा गैस में होती है, सबसे ज़्यादा इसमें होती है। उसके बाद द्रव में होती है, ठोस में कम होती है, और सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे तो निर्वात में, ठीक है ना। इसमें एक वर्ड छूटा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं निर्वात, ठीक है ना। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। निर्वात जानते हैं? हाँ, बिना हवा ही नहीं, बिना परमाणु के, बिना अणु के, वैक्यूम, ठीक है। निर्वात में छोड़ दिया जाए तो आप हवा में लटके रहेंगे, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा, उससे कम होती है गैस में, उससे कम होती है द्रव में, और सबसे कम होती है किसमें, ठोस में। तो प्रकाश की चाल ये आप याद रखेंगे, ठीक है। प्रकाश की चाल जो है इसमें जो है सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन न्यूटन साहब थोड़ा सा यहाँ गलत थे। न्यूटन साहब ने कहा था थोड़ा उल्टा, उन्होंने कहा था कि ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, और बाद में फिर प्रूफ हुआ कि ठोस में ज़्यादा नहीं होती है। तो न्यूटन साहब यहाँ पे गलत है। तो न्यूटन साहब के थियरी पे चलते हैं, उन्हीं की थियरी को उठाते हैं। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, ठीक है। तो पहला पॉइंट कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है, जिन्हें कणिका कहते हैं, जिन्हें कणिका कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा था, ये पहला पॉइंट, ये कणिकाएं जब हमारी आँख पर पड़ती है तो वस्तु हमें दिखाई देती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहा था इन्होंने कि भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश कणिकाओं की साइज अलग अलग होती है, ये न्यूटन साहब का कथन था कार्पस्कुलर थियरी में। और इस आधार पर उन्होंने परावर्तन की व्याख्या की थी, अपवर्तन की, ठीक है। परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या, ठीक है। तो इन सब की व्याख्या उन्होंने की थी कणिका के तहत। लेकिन बाद में समस्या हुई। ऐसे एक नाम आएगा हाइगेंस, आप सुने कभी हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत,
मतलब उन्होंने प्रकाश के संदर्भ में कहा था। जैसे न्यूटन साहब ने कहा ये सब बातें, और परावर्तन की व्याख्या करी या अपवर्तन की व्याख्या, ये जो घटनाएं थी उस समय प्रकाश को लेकर, ये दोनों घटनाएं प्रकाश के अंदर होती हैं। जैसे परावर्तन है ना, परावर्तन कौन सी घटना, प्रकाश की घटना है। परावर्तन ही वो वजह है जिसकी वजह से दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं। किसकी वजह से? परावर्तन की वजह से। अगर परावर्तन नहीं होता प्रकाश में तो कोई भी चेहरा अपना दर्पण में नहीं देख सकता है। अब परावर्तन होता कैसे? जैसे कोई अगर प्रकाश आपके ऊपर पड़ता है ना, जब आपके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो आप प्रकाशित होते हैं, चमकते हैं, फिर वो आपसे प्रकाश निकलकर चारों तरफ फैलता है। अगर आप दर्पण के सामने हैं तो आपसे प्रकाश कहाँ जाएगा? दर्पण में, फिर दर्पण से टकराकर उसका इमेज बनेगा आपके सामने। जैसे आप यहाँ बैठे, हम आपको देख रहे हैं, किस वजह से? प्रकाश की वजह से। ये जो लाइट जल रही है, इस प्रकाश की वजह से आप प्रकाशित हो रहे हैं, फिर वो प्रकाश हमारी आँख में जा रहा है, तब हम आपको देख रहे हैं। सपोज अगर यहाँ पे अंधेरा होता, रात होती, तो आप वहाँ पे बैठे हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं देख सकता हूँ आपको? नहीं, क्योंकि अंधेरा है, प्रकाश ही नहीं है। तो प्रकाश ही वो वजह है जिसकी वजह से हम एक दूसरे को देखते हैं, और प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही हमें, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? हाँ, रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब भी कहते हैं, परावर्तन भी कहते हैं, क्योंकि इसी की वजह से प्रतिबिंब बनता है। वो बचपन में कहानी पढ़े है ना, एक कुत्ते को कहीं से हड्डी का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा मिला था, वो जा रहा था, फिर पुल के पास उसने नदी में झांक कर देखा तो पानी में उसे लगा कि कोई ये दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में जो है रोटी है, और उसने सोचा कि इसको भी डरा धमका के जो है इसकी रोटी छीन लेता हूँ, और जैसे ही मुंह खोलकर उसको डराने गया, उसकी रोटी भी पानी में गिर गई। तो किस वजह से ऐसा हुआ? परावर्तन की वजह से। परावर्तन वो घटना थी जिसकी वजह से वो भूखा रह गया। ठीक है। तो न्यूटन साहब ने जब बताया कि प्रकाश एक कण है, तो उस समय जितने भी साइंटिस्ट हैं सब लोग मान लिए कि हाँ प्रकाश क्या है? कण है, क्योंकि न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो अपने ज़माने के। ठीक है, 1642 में जन्म हुआ था, तो उस समय उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला था वर्ल्ड में, क्योंकि उससे पहले उन्होंने परावर्तक दूरदर्शी की खोज की थी। न्यूटन का गति विषयक नियम आप पढ़े होंगे, वो भी दिया था उन्होंने। गणित में अच्छी जानकारी थी न्यूटन साहब की, विज्ञान में भी थी उसकी वजह से। इस वजह से न्यूटन के नियम को लोग माने कि हाँ न्यूटन साहब जो कह रहे हैं वो सही है। इन्हीं के समकालीन जो नाम आया वो आया हाइगेंस का। हाइगेंस ये एक नाम है। हाइगेंस के अनुसार, अब यहाँ पे विवाद शुरू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे विवाद शुरू होगा दोनों लोगों में। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश जो है एक तरंग है। ठीक है, 1678 के आसपास ये नियम उन्होंने दिया था हाइगेंस ने। ठीक है, ऐसे 1660 के आसपास उनका आया था न्यूटन साहब का, और इनका 1678, यानी कितना समय होगा? 18-20 साल। तो 18 से 20 साल का अंतर था। 18 से 20 वर्ष का अंतर था न्यूटन साहब की जो थियरी थी और हाइगेंस साहब की जो थियरी थी। अब दोनों में अलग अलग बातें हैं। न्यूटन साहब बोल रहे हैं कि प्रकाश क्या है? कण है। और हाइगेंस साहब ने क्या कहा? प्रकाश कण नहीं है, एक तरंग। तो उस समय विवाद हुआ, लोगों में विवाद हो गया ना। एक साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि प्रकाश एक कण है, दूसरे साइंटिस्ट बोल रहे हैं प्रकाश क्या है? तरंग है। अब इसमें से किसकी बात माना जाए? न्यूटन साहब को सही माना जाए कि हाइगेंस साहब को सही माना जाए? और हाइगेंस ने क्या किया था? प्रकाश को तरंग माना था इस आधार पर उन्होंने व्याख्या भी किया था, परावर्तन की भी व्याख्या किया था। ठीक है, परावर्तन की व्याख्या
परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन, ठीक है, दोनों की व्याख्या, ठीक है, परावर्तन की भी व्याख्या किया और अपवर्तन की, और सही सही किया था। ऐसा नहीं है कि हवा में किया था, पूरा प्रूफ है इसका। आप 12th क्लास में इसको पढ़े भी होंगे कि हाइगेंस ने व्याख्या किया था किस प्रकार। ये पूरा सैद्धांतिक रूप से, गणितीय रूप से एकदम सही सही व्याख्या किया था हाइगेंस साहब ने। लेकिन अब न्यूटन साहब और हाइगेंस साहब, इन दोनों में मतभेद हुआ, ठीक है, कि किसकी थियरी मानी जाए, है ना। तो उस समय जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किसको ज़्यादा वरीयता दी? न्यूटन साहब। न्यूटन साहब को ज़्यादा वरीयता दी, क्योंकि न्यूटन साहब उस समय हाइगेंस से बड़े साइंटिस्ट थे। उसके पीछे की दो वजह थी, एक बड़े साइंटिस्ट थे, दूसरी मेन वजह थी कि अगर प्रकाश एक तरंग है, और आपको पता है कि अगर तरंग को एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो माध्यम चाहिए, और प्रकाश कहाँ से आता है? निर्वात से, सूर्य से पृथ्वी पे आता है, बीच में तो वैक्यूम है ना। ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका अर्थ है, पृथ्वी है, तो इसके बीच में सब सारा क्या है? वैक्यूम है, निर्वात है, जहाँ पे कुछ नहीं है। अब प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर आता है, वैक्यूम से होके आता है, बिना माध्यम के, तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि तरंग को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। तो हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश तरंग है, तो यहाँ पे कारण बताना पड़ेगा ना कि निर्वात में से कैसे होके आ रही है तरंग। जैसे हम बोल रहे हैं, हमारी जो आवाज़ है, ध्वनि है, ये भी एक तरंग है, इसको भी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या चाहिए? माध्यम। अब यहाँ पर माध्यम है नहीं, तो इन दो कारणों की वजह से हाइगेंस के नियम को लोग क्या किए? छोड़ दिए। बोलो हाइगेंस साहब, आपका नियम गलत है, न्यूटन साहब का नियम क्या है? सही है। और इसकी वजह भी इन्होंने व्याख्या भी किया था सही सही, फिर भी हाँ, माध्यम की बात थी, तो हाइगेंस ने जो माध्यम माना था ना, इनके अनुसार जो माध्यम था वो उन्होंने ईथर लिया था। माध्यम क्या था? ईथर। ईथर एक कंपाउंड है, नाम सुने? आज के टाइम में लैब में इसका यूज किया जाता है बेहोश करने में। बेहोश मतलब ऑपरेशन वगैरह करते हैं ना, तो ईथर इंजेक्ट किया जाता है बेहोश करने के लिए, ऑपरेशन के लिए। हालांकि उससे पहले तो क्लोरोफार्म करते हैं। क्लोरोफार्म नाम सुने? बेहोशी की दवा, बेहोशी, क्लोरोफार्म नाम सुने? क्लोरोफार्म जो है, ठीक है, ट्राइक्लोरोमेथेन इसका नाम है, ट्राइक्लोरोमेथेन। ये एक ऐसा कंपाउंड है, अगर किसी को सुंघा दिया जाए, किसी को पिला दिया जाए, फिर उसका सारा सामान आप लूट सकते हैं, ठीक है। कभी सुने होंगे ट्रेन में, बस में एक युवक हुआ जहर खुरानी का शिकार, पेपर में पढ़ा है। तो उसमें क्या करते हैं? क्लोरोफार्म लेते हैं, दोस्त जा रहे हैं साथ में, वो कोल्ड ड्रिंक में मिला दिए और आप मज़े से पी गए कोल्ड ड्रिंक, या आपको बिस्किट में खिला दिए डाल के। इसलिए कहते हैं ना कि सफ़र के दौरान अगर आपको कोई अनजान व्यक्ति कुछ दे रहा है खाने या पीने के लिए, तो पता नहीं वहाँ पर खा लेंगे, फिर नींद खुलेगी कहाँ पर होंगे, पता चला अस्पताल में होंगे, या हो भी सकता है कि ट्रेन से बाहर फेंक दे, फिर आँख खुले ही ना। ट्रेन से बाहर फेंक दे, फिर हो सकता है डेड हो जाए, आँख ही ना खुले। तो ये हानिकारक है, मतलब इसको बोलते हैं निश्चेतक के रूप में इसका यूज किया जाता है। निश्चेतक मतलब चेतना ख़त्म हो जाती है, जागने की, उठने की, ठीक है। तो क्लोरोफार्म एक निश्चेतक है, बेहोश करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो बाद में इसको बंद कर दिया गया गवर्नमेंट ने। हालांकि हॉस्पिटल में यूज करते थे पहले, ऑपरेशन करने के लिए, ऑपरेशन से पहले मरीज को इंजेक्ट किया जाता था। इसका एक डोज होता है ना, लिमिटेड, मतलब इसको भी लिमिट में देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेहोश करना है आप उसको ज़्यादा डोज दे दिए तो कई दिनों तक क्या नाम है, कोमा में चला जाएगा, जैसे कोमा में जाते हैं,
कई दिनों तक चला जाएगा। तो इसका एक लिमिटेड डोज दिया जाता है। अब कोई ज़्यादा इसको सेवन कर लिया तो 2-3 दिन के लिए वो सो जाएगा, उठेगा ही नहीं। तो अब इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये हानिकारक है, ज़्यादा सेवन की वजह से आदमी मर भी सकता है। तो इसकी जगह अब यूज़ किया जाता है ईथर। ईथर को इंजेक्ट करते हैं। ईथर भी वही काम करता है जो ये करता है, ये कम हानिकारक है और ये आप क्लोरोफॉर्म जो है वो ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है। तो हाइगेंस ने जो माध्यम लिया था वो ईथर लिया था। ईथर के जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब जैसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे एक निर्वात है, निर्वात में तो कोई अणु नहीं होते, इसमें बहुत ही विरल होते हैं, आप इसको मान सकते हैं ईथर। तो ईथर मान के इन्होंने ये व्याख्या किया था कि प्रकाश एक तरंग है जो निर्वात से होकर आती है। फिर भी इस बात को लोग एग्री नहीं किए कि न्यूटन साहब सही है, आप क्या है, गलत है। लेकिन बाद में फिर समस्या हुई आगे चलने के बाद, यानी कुछ दिनों के बाद प्रकाश में एक घटना और आई, व्यतिकरण। ठीक है, इसको हटा देते हैं। मतलब प्रकाश में कुछ घटनाएं और आई, समय के साथ देखो प्रकाश में घटनाएं बढ़ती चली गई। मतलब उस समय जो घटनाएं ज्ञात थी वो सब न्यूटन के नियम से हो गई, हाइगेंस के नियम से भी हो गई। लेकिन बाद में जो घटनाएं आई प्रकाश में, प्रकाश की घटनाएं जो उसके बाद आई, जैसे एक आया विवर्तन। यह भी प्रकाश की घटना है जो प्रकाश किनारों से मुड़ के, जैसे बाहर उजाला है, अगर इन सबको अगर बंद कर दे तो कहीं न कहीं से प्रकाश अंदर आएगा ना, उसको कहते हैं विवर्तन। ठीक है। दूसरा व्यतिकरण, व्यतिकरण। ठीक है। ध्रुवण, ये सब प्रकाश के अंदर होने वाली घटनाएं हैं ये सब। अब ये घटनाएं आई उसके बाद, अब इनकी व्याख्या करनी थी, तो कह लो न्यूटन साहब का नियम लेकर आइए, इनकी व्याख्या किया जाए। तो न्यूटन साहब का नियम फेल हो गया, इसकी भी व्याख्या नहीं हो पाई न्यूटन के नियम से, इसकी भी व्याख्या नहीं हो पाई, इसकी भी नहीं हुई। तो न्यूटन साहब का नियम फेल हो गया यहाँ पर। जबकि ये तीनों ही घटना किसके अंदर है, प्रकाश के अंदर, प्रकाश में घटनाएं होती। अब इनकी व्याख्या न्यूटन साहब का नियम नहीं कर पाया। ठीक है। तो न्यूटन जी यहाँ पे फेल हो गए। तो लोगों ने कहा चलो एक काम करते हैं, हाइगेंस का नियम उठाते हैं। तो हाइगेंस के नियम से इसकी भी व्याख्या हो गई, इसकी भी हुई, इसकी भी हुई। जबकि पीछे की जो घटना थी परावर्तन अपवर्तन, वो न्यूटन ने भी किया था और हाइगेंस ने भी किया था। बाद में तीनों घटना आई तो न्यूटन साहब का नियम विवर्तन की व्याख्या नहीं कर सका, व्यतिकरण की व्याख्या नहीं कर सका, ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सका। हाइगेंस का नियम तीनों की व्याख्या कर दिया। अब साइंटिस्ट हो गए परेशान, हालांकि न्यूटन साहब तो उस समय चले गए थे दुनिया से। तो लोगों ने क्या किया कि हाइगेंस को धीरे धीरे जो है आगे लाना शुरू किया, ये हाइगेंस का नियम सही है, न्यूटन साहब का नियम गलत है। अब किसी को गलत कहना है, चूँकि न्यूटन साहब बड़े साइंटिस्ट थे, तो गलत करने के लिए कोई वजह भी होनी चाहिए, वैसे तो गलत कहेंगे नहीं। तो न्यूटन को गलत करने के लिए उन्होंने 2 नियम उठाए। पहला जो उन्होंने कहा था कि ठोस में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, न्यूटन साहब ने। बाद में फिर ये सिद्ध हुआ कि ठोस में प्रकाश की चाल कम होती है, एक वजह ये थी। दूसरी वजह थी न्यूटन साहब को गलत करने की, न्यूटन ने जो कहा था कि प्रकाश कणिकाओं में जो परावर्तन होता है और अपवर्तन। जैसे अगर आप किसी तरण तालाब के पास खड़े हैं ना, तरण तालाब नाम सुने, स्विमिंग पूल सुने हैं, हाँ स्विमिंग पूल बोलते हैं इसे। तो स्विमिंग पूल के पास अगर कभी आप खड़े हो ना और उसमें झांक कर देखें, मान लो आप गाँव में है तो स्विमिंग पूल कहाँ दिखेगा, लेकिन ट्यूबवेल देखें, ट्यूबवेल में जो हौज होता है ना, जब पानी चल रहा हो, पानी बंद हो जाए, फिर उसमें पानी भरा, फिर उसमें ज़रा झांक कर देखें। अगर झांक कर देखेंगे 2 चीज़ें दिखाई देंगी। क्या क्या? एक तो आपका फेस दिखाई देगा उसमें ऊपरी सतह पे, दूसरा उसकी तली भी दिखाई देती है, नीचे का, दोनों दिखाई देता है। मतलब जब आपके अंदर से प्रकाश, आपका चेहरा उसके पृष्ठ पर क्यों दिखाई देता है, क्योंकि आपसे प्रकाश कणिका निकल के कहाँ जा रही है, उसके पृष्ठ पे, तो आपका चेहरा दिखाई दे रहा है। साथ में उसकी तली भी दिख रही है क्योंकि प्रकाश अंदर भी जा रहा है। अब यहाँ पर उन्होंने जो कहा था प्रकाश कणिका, यहाँ पे व्याख्या ये नहीं हो सकती कि किन कणिकाओं का परावर्तन होता है और किसका अपवर्तन, क्योंकि एक साथ 2 घटना हो रही है। तो किस प्रकाश का परावर्तन हुआ जिसकी वजह से, मतलब किन कणिकाओं का परावर्तन हुआ जिसकी वजह से चेहरा दिखाई दे रहा है और किन की वजह से उसकी तली दिखाई दे रही है।
तो इन दो घटनाओं की वजह से न्यूटन साहब के नियम को जो लोग निगलेक्ट कर दिए, हटा दिए, किसके ऊपर आ गए? हाइगेंस साहब। ये हाइगेंस साहब ठीक है, इनका नियम सही है। समय बीतता गया, फिर कुछ घटनाएं आई, इसके बाद फिर एक घटना आई प्रकाश में, वो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये घटना आई। एक और आया कृष्णिका, नाम सुने? कृष्णिका, परफेक्ट ब्लैक बॉडी इसको बोलते हैं, कृष्णिका, नाम सुने? कृष्णिका क्या होती है? इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी, मतलब जो काले, हालांकि काला कहेंगे नहीं, हालांकि इसमें ऐसा होता है, जैसे काली चीज़ें जो होती है ना, वो ऊष्मा का बहुत बढ़िया अवशोषक होती है। अगर आप काला कपड़ा पहन के बाहर घूमें तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी दूसरे कपड़ों की अपेक्षा। काला छाता लिए हैं, बरसात में लेते हैं ना, अगर काला छाता लिए हैं तो उसके अंदर अगर आप हैं तो आपको ज़्यादा गर्मी होगी दूसरे छातों की अपेक्षा। तो काले कपड़े यानी काले पदार्थ ऊष्मा के बहुत अच्छे क्या होते हैं? अवशोषक, और क्या होते हैं? उत्सर्जक भी होते हैं, अवशोषित भी करते हैं और फिर उत्सर्जित भी करते हैं। तो ऐसे एक बात करें, ऐसे भट्टी होती है जिसमें लोग चाय वो बनाते हैं, मार्केट में देखे हैं ना, एक बंद भट्टी बनाते हैं ना, उसके अंदर कोयला डाल देते हैं, उसको आप कह सकते हैं कृष्णिका। वो एक कृष्णिका है, ठीक है, जो आपका एक बंद भट्टी है। सूर्य जो है वो भी एक कृष्णिका ही है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सूर्य भी ले सकते हैं। सूर्य एक, हालांकि सूर्य काला नहीं है, ठीक है, तो कृष्णिका का मतलब कि कतई नहीं है कि काले से है, ठीक है ना। सूर्य क्या है? एक आदर्श कृष्णिका है। कृष्णिका का मतलब ऐसा पदार्थ जिनके अंदर से सभी रंग के प्रकाश कणिकाएँ निकलती है, और सूर्य के अंदर से सभी निकलती है। जैसे 7 रंग होते हैं ना रेनबो में, वो सूर्य के प्रकाश की वजह से होते हैं। साथ में सूर्य में जितने अंदर सारे प्रकाश स्पेक्ट्रम में जो भी कणिकाएँ होती हैं, जैसे गामा है, एक्स है, एक्सरे है ना, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट है, पराबैंगनी है, औरक्त है, ये सारे प्रकाश किसके अंदर होते हैं? सूर्य के। तो अगर कोई ऐसा पदार्थ जिसके अंदर सारे प्रकाश कणिकाएँ हैं, उसको बोलते हैं कृष्णिका। तो एक भट्टी को मान सकते हैं जैसे चाय वगैरह बनाते हैं। तो इन दोनों घटनाओं की व्याख्या करनी थी। जैसे अब इसकी व्याख्या करनी थी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की, तो इसकी व्याख्या जो है हाइगेंस के नियम के द्वारा नहीं हो पाई, यानी हाइगेंस का नियम यहाँ पर फेल हो गया। अब इसकी व्याख्या हो गई न्यूटन के नियम से, और करने वाले कौन थे? आइंस्टीन, नाम सुने? अल्बर्ट, ये अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। न्यूटन के बाद अगर फिजिक्स में किसी का नाम आता है, न्यूटन के बाद, जैसे कहते हैं फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन साहब, भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन, लेकिन कहा जाए आधुनिक भौतिक विज्ञान के जो पिता हैं वो अल्बर्ट आइंस्टीन है, ठीक है ना। तो न्यूटन के बाद अगर किसी ने नाम कमाया फिजिक्स में, तो वो नाम कमाया किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और अल्बर्ट आइंस्टीन के जो दो नियम हैं जिसकी वजह से ज़्यादा फेमस हुए, पहला तो इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की, किसके नियम से? न्यूटन के नियम से। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, उसी की वजह से इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किया। और एक जो इनका एक और नियम है, आप पढ़े होंगे, E बराबर mc², पढ़े है ना। इसको देने वाले कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। तो अल्बर्ट ही आइंस्टीन वो व्यक्ति जिन्होंने कहा था कि जो ऊर्जा है, E यहाँ पर क्या है? ऊर्जा, M क्या है? द्रव्यमान है, C क्या है? प्रकाश की चाल है। मतलब इन्होंने ही बताया था कि ऊर्जा और द्रव्यमान में एक संबंध है, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं, या कोई ऊर्जा किस में बदल सकती है? मास में, ठीक है। हालांकि इनका दिमाग तो बहुत ज़्यादा तेज़ था। हालांकि इन्होंने ये कहा भी था, साथ में ये भी कहा था कि आदमी जो फ्यूचर में जो है, फ्यूचर में भी जा सकता है। फ्यूचर का मतलब फिल्मों में देखे होंगे ना, फिल्मों में, कई सारी फिल्मों में ऐसा होता है, आदमी फ्यूचर में चला जाता है, 20 साल 25 साल पास्ट में भी चला जाता है। वो पहली सोच रखने वाले व्यक्ति थे अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने अपनी किताब में इसका मेंशन किया है
कि आदमी फ्यूचर में जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर बताते हैं, जैसे प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति। अगर मान लो कोई ऐसा वायुयान बन गया, उसको बोलेंगे साधारण में तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होगा वो, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा वायुयान बन गया जिसकी चाल इतनी है, हालांकि संभव तो नहीं अभी है कि कोई ऐसा वायुयान, ऐसा वाहन बन जाए जो 1 सेकंड में कितना दूर जाए? 3 लाख किलोमीटर। संभव नहीं, लेकिन कल्पना कर सकते हैं, साइंस है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा वायुयान बन गया और उस वायुयान में बैठ के आप निकल लिए, कहाँ पे? अंतरिक्ष में। ज़मीन पे तो नहीं निकल पाएंगे ना, ज़मीन तो छोटी है। ज़मीन का व्यास ही जो पृथ्वी पर 12,800 किलोमीटर है, 12,800 किलोमीटर व्यास ही हमारी पृथ्वी का है। अब प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हमारे किसी वाहन पे आपने ऐसे बैठा, इसकी स्पीड और आसमान में निकल गए, ठीक है, और 1 घंटे सफ़र किया, कितना किया? 1 घंटे सफ़र किया। मान लीजिए आज की डेट कितनी है? 20 है। 20/4/2024 ये इस समय की डेट है। अगर आप उस वायुयान पे बैठ कर निकल लिए, 1 घंटे सफ़र किए, कहाँ पे? स्पेस में। फिर वापस से कहाँ लैंड किए? पृथ्वी पे। पृथ्वी पर आओगे उस समय कितना समय हो चुका होगा? 20/4, ये देखो 2024 है ना, इसको मिटा देते हैं। उस समय हो चुका होगा 2124, ये 2024। कितना समय हुआ? कितना समय बीत जाएगा? 100 साल। 100 साल बाद आप धरती पे आओगे 1 घंटे के सफ़र में। अगर 1 घंटे का सफ़र आप स्पेस में करते हैं इतनी स्पीड से, तो जो पृथ्वी का समय है ना वो तेज़ी से भागेगा। जैसे यहाँ पर आप देखें वो स्टॉप वॉच होती है ना, उसमें अगर आप देखें जो सेकंड वाला होता है बहुत तेज़ भागता है ना, आप उतनी तेज़ से उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर स्पेस में अगर आप इस स्पीड से जाएंगे ना, तो पृथ्वी का जो समय है वो उस स्पीड से भागेगा जैसे वो स्पेस में भागता है, इस स्टॉप वॉच वैसे भागेगा। अगर इतनी स्पीड से अगर आप स्पेस में जा रहे हो तो वहाँ पे समय स्लो हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि 100 साल में यहाँ 100 साल होंगे, आपके यहाँ 100 साल नहीं होंगे, आपकी उम्र वही रहेगी। और फ्यूचर के बाद 100 साल पृथ्वी पे आएंगे, फिर कितना बदल चुका होगा। अब आने वाली पीढ़ी से मिलेंगे उस समय, आपके घर में आने वाली पीढ़ी होगी ना, अब होंगे नहीं उस समय, आपके आने वाली पीढ़ी होगी। तो ये कल्पना करने वाले व्यक्ति थे, वो थे आपके अल्बर्ट आइंस्टीन थे। आइंस्टीन ने ही बताया था कि अगर आदमी अगर इस स्पीड से अगर स्पेस में जाए तो वापस अगर 1-2 घंटे सफ़र करे, वापस धरती पे आए तो 100 से 150 साल बीत चुके होंगे पृथ्वी पे। तो ये कल्पना करने वाले व्यक्ति थे अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसकी वजह से बहुत सारी मूवी भी बनी है हॉलीवुड में अल्बर्ट आइंस्टीन के थियरी पर, ठीक है। और इस पर रिसर्च भी चलती है अभी भी अल्बर्ट आइंस्टीन के थियरी पर। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या किया प्रकाश विद्युत प्रभाव की। इसकी व्याख्या किसी से नहीं हो पाई, न तो न्यूटन साहब का नियम व्याख्या कर सका इसकी, न तो हाइगेंस का कर सका। साइंटिस्ट परेशान हो गए, अब क्या करें। तो लोगों ने कहा कि छोड़ देते हैं इसको, किसी ने कहा कि इसको छोड़ देते हैं, बात ही नहीं करेंगे इसके बारे में। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये भी तो प्रकाश की घटना है, कैसे छोड़ सकते हैं इसको। फिर एक साइंटिस्ट आए, दी ब्रोगली, नाम सुने? लुईस दी ब्रोगली, वो भी आए। मैक्सवेल आए। किसी ने कहा कि एक काम करते हैं, ये मान लेते हैं प्रकाश कण के रूप में निकलता है, तरंग के रूप में चलता है और कण के रूप में फिर अवशोषित हो जाता है। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ज़्यादा था, ठीक है। तो दी ब्रोगली ने, मैक्सवेल ने ये बाद में सिद्ध किया कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुम्बकीय क्या है, तरंग है, जिसको चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, बिना माध्यम के भी जा सकता है। तो आज के टाइम में जो अब तक माना गया है, यही माना गया है कि प्रकाश के अंदर 2 नेचर है, डबल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की द्वैती प्रकृति, द्वैती प्रकृति कहते हैं इसे। जैसे इंसान के अंदर एक ही प्रकृति होती है ना, एक ही नेचर होता है, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। ऐसा नहीं है कोई इंसान अच्छा भी होगा और बुरा भी, दोनों में से होगा। लेकिन प्रकाश के अंदर 2 नेचर है कि प्रकाश आपका कण के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में। तो आज के टाइम में अभी यही है, इसी पे मान के अब तक सारी व्याख्या हो रही है। फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, ठीक है। तो
तो अगर आपसे पूछे प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति क्या है, डबल नेचर ऑफ लाइट, तो प्रकाश एक कण भी है और प्रकाश एक तरंग भी है। ठीक है, तभी बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। परावर्तन पे लोग नहीं पहुँचे हैं, अपवर्तन पे नहीं पहुँचे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बट इतना जानकारी आज के लिए बस रहने देते हैं। ठीक है।